हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। वेरी वार्म वेलकम टू इन दिस सेशन। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे आप लोग। स्वागत है आप सभी का इस ब्यूटीफुल से सेशन में। पिछले लेक्चर में हमने सेल यानी कि कोशिका के महत्वपूर्ण फैक्ट्स को डिस्कस कर लिया था। वहाँ हमने उसके इंट्रोडक्शंस और कोशिका सिद्धांत, कोशिका की खोज, इन सब को डिस्कस कर लिया था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर प्लीज़ उसको देख लीजिए, ताकि आगे की जो लेक्चर है वो आपको बहुत ही बेहतर समझ में आ सके। आइए हम लोग शुरू करते हैं अब इस कड़ी में। आगे आगे आज हम लोग डिस्कस करेंगे कोशिका की संरचना, यानी कि कोशिका के अंदर जो भी कोशिकांग होते हैं उनको बारी बारी से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। कोशिका की संरचना को हम लोग एक विस्तृत अध्ययन के जरिए समझेंगे। तो सबसे पहले जब 1931 में, हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था कि 1931 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज हो गई थी एम नॉल और एवं ई रस्का के द्वारा। तो अब कोशिका को बेहतर देखा जा सकता था, उसके कोशिकांगों को समझा जा सकता था। तो 1931 में जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की आविष्कार हुई तो इनके विभिन्न कोशिकांग हमारे सामने आए और इनके जो अध्ययन हुए वो कौन कौन से कोशिकांग हैं उनको हम आगे देखने की कोशिश करते हैं। तो जैसे ही हम लोग कोशिका को देखें तो कोशिका को सबसे पहले पुरकिंजे ने जीव द्रव्य के बारे में बता दिया था, और कोशिका झिल्ली भी हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं। तो कोशिका को दो भागों में मतलब पहले बताया गया कि कोशिका जो है वो चारों तरफ से जो एक दोहरी झिल्ली से घिरी हुई संरचना है उसको कोशिका झिल्ली कहा गया, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा गया। ठीक है, उसके बाद इसके झिल्ली के अंदर का जो भाग है, ये झिल्ली के अंदर का भाग, इसे जीव द्रव्य नाम दिया गया। पुरकिंजे ने इसे खोजा था। ठीक है, पुरकिंजे ने इसे खोजा था। उसके बाद कोशिका में केंद्रक की खोज की गई रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। ये भी हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया है। रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा कोशिका में केंद्रक की खोज की गई। उसके बाद केंद्रक और कोशिका झिल्ली के मध्य का जो भाग है, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के मध्य का जो भाग है, ये यानी कि इस तरह का जो आपको ब्लू कलर में दिख रहा है, ये मतलब कोशिका द्रव्य के नाम से जाना गया, साइटोप्लाज्म जिसको कहते हैं, और न्यूक्लियस, ये रेड वाला जो पार्ट है वो न्यूक्लियस। ठीक है, तो आगे हम इन सब का विस्तार से अध्ययन करेंगे और ये भी जानेंगे कि जो हमारा साइटोप्लाज्म है यानी कोशिका द्रव्य, इसमें कौन कौन से कोशिकांग विद्यमान रहते हैं और उनके क्या कार्य हैं। आइए आगे डिस्कस करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग कोशिका की संरचना को एक नज़र देख लेते हैं, है ना। तो कोशिका का निर्माण जो है वो विभिन्न घटकों से होता है, जिसको कोशिकांग कहते हैं हम लोग। प्रत्येक कोशिकांग का एक विशिष्ट कार्य मतलब रहता है, और कोशिकांगों के कारण ही कोशिका एक जीवित संरचना है, क्योंकि इनके जो ऑर्गेनल्स हैं, कोशिकांग हैं, वे सभी कार्यों को करने में इनको हेल्प करते हैं। वे सभी साझा एक सामूहिक रूप से प्रयास करते हैं, जिससे कोशिका किसी कार्य को संपादित कर पाता है। ठीक है, जीवों के सभी प्रकार के कोशिकाओं में एक ही प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं, यानी कि एक जीव है, मान लीजिए ह्यूमन बॉडी है, तो उनमें जितने भी सेल होंगे, उनके सेल में जो सेल ऑर्गेनल्स होंगे यानी कोशिकांग होंगे, वो सभी एक ही प्रकार के होंगे। ठीक है, प्रत्येक कोशिका में मुख्य 3 कोशिकांग होते हैं। कोशिकांग तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन मेनली जो मेजर हैं वो 3 है। सबसे पहला कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। ठीक है, अब इन सबको बारी बारी से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें सबसे पहला आता है कोशिका झिल्ली। ठीक है, हम लोग कोशिका झिल्ली को समझने की कोशिश करते हैं। तो कोशिका झिल्ली जो है वो कोशिका की बाहरी सीमा है। ठीक है, कोशिका की बाहरी सीमा है, और ये एक जीवित संरचना है। ये कैसी संरचना है? जीवित संरचना है। ये एक प्रकार की जीवित संरचना है, और ये पतली होती है, लचीली होती है। ठीक है, और ये पुनरुद्भवन की क्षमता इसमें होती है, यानी कि जब टूट फूट होता है इसमें, तो ये अपने आप मरम्मत कर लेती है, खुद को ठीक कर लेती है। इसका संगठन यानी ये लिपिड और प्रोटीन से बना होता है, इसको लिपोप्रोटीन के नाम से भी जाना जाता है। इसकी मोटाई लगभग 75 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है, और 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 टू द पावर माइनस मीटर हो, सॉरी 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर होता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग कि इसकी संरचना के संबंध में, कि कोशिका भित्ति बना हुआ कैसे है, इसकी संरचना के संबंध में 2 मॉडल जो है वो फेमस है। ठीक है, ऐसे तो बहुत सारे मत हैं, लेकिन जो 2 मॉडल हैं वो मतलब हमारे एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं। सबसे पहला है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल।
ठीक है, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, जिसको रॉबर्टसन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। इन्होंने बताया कि कोशिका झिल्ली जो है वो 3 परतों में बनी होती है, 3 परतों से बनी होती है, जिसमें ऊपर तथा नीचे की परत जो है वो प्रोटीन की होती है तथा बीच की परत लिपिड की होती है। ठीक है, और ये इसको एक सैंडविच संरचना के तौर पे नाम दिया गया। ठीक है, यूनिट मेम्ब्रेन को। दूसरा जो मॉडल है वो है फ्लूइड मोजाइक मॉडल। फ्लूइड मोजाइक मॉडल, इसको सिंगर और निकोलसन नाम के 2 वैज्ञानिकों ने मिलकर दिया था। इन्होंने यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के ठीक अपोजिट मतलब एक सिद्धांत दिया कि ये 3 लेयर्स में बने तो होते हैं, लेकिन जो ऊपर और नीचे का परत है वो लिपिड का बना होता है और प्रोटीन की परतें बीच में होती है। ठीक है, तो लिपिड के समुद्र में प्रोटीन के बर्फ के टुकड़े जैसे तैर रहे होते हैं, उस तरह से इन्होंने ये मॉडल दिया। और ये जो फ्लूइड मोजाइक मॉडल है ये सर्व प्रमाणिक मॉडल है। ठीक है, सबसे ज़्यादा इसी को मान्यता दी जाती है। हालांकि इसमें अभी भी विवाद है, इस पे कोई क्लेरिफिकेशन अभी तक वैज्ञानिकों ने दिया नहीं है। ठीक है, उसके बाद है कोशिका झिल्ली के कार्य। ठीक है, तो कोशिका झिल्ली सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये अर्ध पारगम्य होती है। ठीक है, सेमी परमिएबल, यानी कि जो कोशिका के लिए आवश्यक पदार्थ है जिससे कोशिका को हानि नहीं होगी, वैसे ही पदार्थ को ये अंदर आने देती है। बाकी जो मतलब हानिकारक पदार्थ हैं उनको ये कोशिका में अंदर प्रवेश नहीं करने देती है। ठीक है, और कुछ जीवों में सीलिया, फ्लैजिला, कूटपाद आदि जैसे प्रचलन अंगकों का निर्माण जो है वो ये कोशिका झिल्ली के द्वारा ही होता है, और यही कोशिका झिल्ली तय करती है कि कौन से पदार्थ अंदर जाएंगे और कौन बाहर रह जाएंगे। ठीक है, एक तरह से ये मतलब क्या कहें, एक कवच का कार्य करती है कोशिका के लिए। ठीक है, अब हम लोग एक कुछ फैक्ट्स इसके बारे में जानेंगे कि ये पादप तथा जंतु दोनों ही कोशिकाएं में पाई जाती है। जंतु कोशिका में ये सबसे बाहरी भाग है, जंतु कोशिका में ये सबसे बाहरी भाग है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति के नीचे पाई जाती है, कोशिका भित्ति के नीचे, यानी कि ये सेकेंड लेयर होता है। यह सजीव संरचना है। कैसी संरचना है? सजीव संरचना है, और टूट फूट होने पर स्वतः ठीक हो जाता है। पहले भी हमने डिस्कस कर लिया है। इसकी मोटाई 75 एंगस्ट्रॉम्स होती है, हम बता चुके हैं। इसका निर्माण मुख्यतः प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड से होता है। याद रखिएगा, लिपोप्रोटीन या लिपिड तथा प्रोटीन से तो बना होता है, लेकिन कौन से लिपिड से बना होता है ये भी एग्जाम में पूछा जाता रहा है। तो याद रखिए कि फॉस्फोलिपिड से बना होता है। ठीक है, कुछ पदार्थों में मतलब कुछ मात्रा में इसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी विद्यमान रहते हैं। ठीक है, कुछ मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स भी विद्यमान रहते हैं। ठीक है, कोशिका झिल्ली के निर्माण संबंधी 2 मत है, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल और फ्लूइड मोजाइक मॉडल। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल को रॉबर्टसन ने दिया था, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल जो है उसको रॉबर्टसन ने दिया था। ठीक है, इन्होंने कोशिका के झिल्ली में 3 परतें होती ये बात बताया, और उन्होंने बताया कि ऊपर तथा नीचे की परतें प्रोटीन की होती है। हम लोग बहुत ही अच्छी ग्राफिक्स में इसको देख चुके हैं। ठीक है, बीच की परत जो होती है वो लिपिड की होती है। ठीक है, उसी तरह से ठीक इसके अपोजिट एक फ्लूइड मोजाइक मॉडल है जो सिंगर और निकोलसन के द्वारा दिया गया था। ठीक है, ये सर्वमान्य मॉडल है, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। इस मॉडल के अनुसार ऊपर तथा नीचे के परत जो है वो लिपिड के तथा बीच के जो परत हैं वो प्रोटीन के हैं। ठीक है, कोशिका झिल्ली जो है वो लिपिड और प्रोटीन से तो बनी है, किंतु इसमें लिपिड तथा प्रोटीन की व्यवस्था कि कौन किस स्थान पर है, कौन ऊपर है कौन नीचे है ना, या कहीं कहीं पैकेट्स के रूप में बिखरे हुए हैं, इस पर वैज्ञानिकों के बीच जो है वो मतभेद है। ठीक है, फिर भी सिंगर और निकोलसन के जो फ्लूइड मोजाइक मॉडल है वो अधिक मान्य है। ठीक है, तो आइए अब हम लोग देखते हैं इसके आगे कि ये चयनात्मक पारगम्य होती है। कैसी होती है? चयनात्मक पारगम्य होती है, या इसको अर्ध पारगम्य कहते हैं। पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, यानी कि जो पदार्थ कोशिका के लिए लाभदायक है या जिससे कोशिका को हानि नहीं होगी, ये उन्हीं पदार्थों को अंदर आने देती है, बाकी पदार्थों को अंदर नहीं आने देती है। ठीक है, हाँ, इसे प्लाज्मा झिल्ली भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्लाज्मा झिल्ली। ठीक है, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंग्रेजी में कहते हैं इसको। इसके क्या कार्य हैं? प्लाज्मा झिल्ली के क्या कार्य? यह कोशिका को सबसे निश्चित आकार प्रदान करता है। ठीक है, ये एक तरह से झिल्ली की तरह, जैसे एक पॉलीथीन है उसमें हमने सारे फ्रूट्स खरीदे और डाल दिए तो वो बिखरेगा नहीं, वैसे ही ये जो प्लाज्मा झिल्ली है वो कोशिकांगों को समेट कर रखती है। ठीक है, यह कोशिकांगों को सुरक्षा प्रदान करती है, जो बाहरी आघात है उनसे ये कोशिकांगों को सुरक्षा प्रदान करती है। इसके द्वारा चयनात्मक पदार्थों का परिवहन होता है। ठीक है, यानी कि पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं, ये अर्धपारगम्य होती है और जो चयनात्मक पदार्थ होते हैं इससे होकर अंदर आते हैं। ठीक है,
ये एक कोशिकीय जीवों के प्रचलन अंगक होते हैं, ठीक है, जैसे कि सीलिया, फ्लैजिला, माइक्रोविलाई, कूटपाद आदि का निर्माण जो है इन्हीं के द्वारा होता है, ठीक है। आइए अब अगला है एक नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल यानी कोशिकांग, जो कोशिका भित्ति कहलाता है, ठीक है। देखते हैं कि कोशिका भित्ति क्या होता है और इनके क्या कार्य हैं, ठीक है, ये कोशिका में कहाँ पाया जाता है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। कोशिका भित्ति जो है वो पौधे का कवच होता है, ठीक है। ये क्या होता है? पौधे की कोशिका का कवच होता है, ठीक है। और ये जो है केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद है, इसको अंग्रेजी में सेल वॉल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और ये जो है ये पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी लेयर होता है, सबसे बाहरी लेयर होता है, ठीक। इसके नीचे कोशिका झिल्ली विद्यमान होता है। हमने जब कोशिका झिल्ली पढ़ा था तो ये डिस्कस कर लिया था कि पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली कोशिका भित्ति के निचली सतह पर पाया जाता है, यानी नीचे पाया जाता है, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ बहुत अच्छे ग्राफिक्स का इस्तेमाल किया गया आपको समझाने के लिए, ठीक है। हाँ, तो अब हम थोड़ा सा अंतर समझेंगे कि कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति में क्या अंतर है। तो कोशिका झिल्ली जो है वो एक जीवित संरचना है, जबकि कोशिका भित्ति क्या है? एक निर्जीव संरचना है। कोशिका झिल्ली अर्ध पारगम्य होती है, सेमी परिएबल, ये सिलेक्टिव चीजों को अंदर जाने देती है, जबकि कोशिका भित्ति पारगम्य होती है, ठीक है। ये किन्हीं कोई भी चीज इनसे होकर प्रवेश कर सकती है, ठीक है। और ये लिपोप्रोटीन की, कोशिका झिल्ली लिपोप्रोटीन की बनी होती है, जबकि कोशिका भित्ति जो है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। तो इन आधारों पर आप जो एग्जाम में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं उनको डील कर सकते हैं, ठीक है। तो पौधे में एक तरह से डबल बॉडी गार्ड होता है, एक लेयर हो गया आपका सेल वॉल और दूसरा सेल मेम्ब्रेन, यानी कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली, ठीक है। ये सुरक्षा यानी कोशिका को सुरक्षा प्रदान करता है, सुरक्षा कठोरता प्रदान करता है, और जो सेल मेम्ब्रेन है उसके भीतर ऑर्गेनल्स को नमी बनाए रखने में मदद करता है, ठीक है। अब हम इनके बारे में कुछ फैक्ट्स को रिवाइज करते हैं, ठीक है। ये कोशिका भित्ति जो है वो केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, ठीक है। पादप कोशिका की ये सबसे बाहरी परत होती है, इसका निर्माण सेलुलोज से होता है, ये एक निर्जीव संरचना है और ये काफ़ी दृढ़ होती है। इनका कार्य क्या है? कार्य है कि ये कोशिका को निश्चित आकृति प्रदान करती है। किन कोशिकाओं को? पादप कोशिकाओं को, ठीक है। पादप कोशिका को सुरक्षा प्रदान करती है, कोशिका को सूखने से ये बचाती है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग केंद्रक कोशिका द्रव्य, ठीक है। आगे जो नेक्स्ट है वो कोशिका द्रव्य, हम लोग पहले डिस्कस कर चुके थे कि केंद्रक और कोशिका झिल्ली, ये केंद्रक है और ये कोशिका झिल्ली। यहाँ बहुत अच्छा ग्राफिक्स में आप समझ सकते हैं। केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच का भाग, यानी ये जो ब्लू कलर में आपको दिख रहा है, यही हमारा क्या है? ये साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य है। इन्हीं में सारे कोशिकांग बिखरे रहते हैं, ठीक है। देख लीजिए यहाँ स्थान, यानी जो केंद्रक द्रव्य है वो कहाँ पाया जाता है? तो न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के बीच पाया जाता है, ठीक है। इसकी प्रकृति कैसी होती है? ये गाढ़ा और तरल पदार्थ होता है, जेली जैसा, ठीक है। हाँ, उसके बाद है संगठन। ये किस चीज़ों से बना होता है? तो ये कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों से बना होता है, ठीक है। और इसमें अकार्बनिक पदार्थों के रूप में अत्यधिक मात्रा में जल विद्यमान रहता है, ठीक है, लगभग 70 से 80% तक, ठीक है। हाँ, महत्व यानी सभी कोशिकांग इसी में तैरते रहते हैं। इसका ये इंपॉर्टेंस है कि जितने भी सेल ऑर्गेनल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है, या वस्क्यूल्स, वो सभी इसी में पाए जाते हैं, ठीक है। हाँ, आइए आगे देखते हैं हम लोग। हाँ, इसके बारे में कुछ फैक्ट्स रिवाइज करते हैं। कोशिका द्रव्य जो है वो कोशिका द्रव्य जो है जीव द्रव्य का एक भाग है, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। जीव द्रव्य का भाग है जो कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच स्थित होता है। इसे कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। हाँ, इसमें अनेक कार्बनिक पदार्थ विद्यमान होते हैं। जैसे क्या क्या विद्यमान होते हैं? खनिज लवण, ठीक है, जल तथा कार्बनिक पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन आदि, ये सभी कार्बनिक पदार्थ इनमें विद्यमान रहते हैं। यानी कि इसमें कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों ही पदार्थ विद्यमान रहते हैं। कार्बनिक पदार्थ के रूप में खनिज लवण, जल विद्यमान होते हैं, जबकि अकार्बनिक पदार्थ के रूप में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन इत्यादि विद्यमान रहते हैं। और ये जो है ये एक प्रकार निर्जीव पदार्थ है। ये क्या है? निर्जीव पदार्थ है ये सभी। ये बहुत ही गाढ़ा पारभासी एवं चिपचिपा पदार्थ है। कैसा पदार्थ है? गाढ़ा, पारभासी और चिपचिपा पदार्थ है। ये एक प्रकार के कोलाइड हैं, ठीक है। ये एक प्रकार के कोलाइड हैं जिसमें 80% तक जल रहता है। क्या रहता है? 80% तक जल रहता है। कोशिका द्रव में जीवित तथा कार्य करने वाले संरचनाएं मौजूद रहती है, ठीक है।
इसी में जो भी हमारे सेल ऑर्गेनल्स हैं यानी कोशिकांग हैं वो तैरते रहते हैं, ठीक है। और मतलब जो तैरने वाली संरचना होती है उन्हीं को कोशिकांग कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे है साइटोप्लाज्मिक संरचनाओं का वर्गीकरण, यानी कोशिका द्रव्य के भीतर, हम पहले डिस्कस कर चुके। देखिए ये कोशिका है, ठीक है, तो इसमें केंद्रक हो गया, और केंद्रक और कोशिका के बीच, सॉरी, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच, यानी ये जो एरिया बच गया, ठीक है, इसमें जितने भी कोशिकांग पाए जाएंगे, ठीक है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, वस्क्यूल्स है, राइबोसोम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है, ये सभी जो भी कोशिकांग है, ठीक है, वो इन्हीं में पाए जाते हैं। और इनको, ठीक है, इनको दो भागों में विभाजित किया जाता है। सबसे पहला ऑर्गोनाइड्स और दूसरा मेटाप्लास्ट, ठीक है। हाँ, यानी कि इनमें जो सजीव संरचनाएं होती हैं वो ऑर्गेनाइड्स कहलाती है, और जो निर्जीव संरचनाएं हैं वो मेटाप्लास्ट कहलाती है। तो सजीव संरचनाओं जैसे कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतःप्रद्रव्य जालिका, ठीक है, राइबोसोम, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सभी जीवित संरचनाएं हैं और ये ऑर्गेनाइड्स के अंतर्गत आते हैं। जबकि रसधानी, वसा की बूंदे, ठीक है, ये फैट्स जो है वो ये निर्जीव संरचना है और ये मेटाप्लास्ट के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। इनको मेटाप्लास्ट के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, ठीक है। हाँ, अब देखिए एक हमने लिस्ट दे दिया है कि कौन जीवित संरचना है और कौन निर्जीव संरचना है। ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता रहा है, ठीक है। तो आप एक बार इस लिस्ट को ध्यान में रखेंगे कि जैसे सेंट्रोसोम, अंतःप्रद्रव्य जालिका, ठीक है, सॉरी ये पॉइंट यहाँ नहीं होगा, ये एक साथ है, ठीक है, ये एक साथ है। अंतःप्रद्रव्य जालिका, राइबोसोम, लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्जिकाय, ये सभी क्या है, जीवित संरचना है, ये ऑर्गेनाइड्स है, ठीक है। और ये मेटाप्लास्ट यानी रसधानी, वसाकन, प्रोटीन, ग्लाइकोजेन, पित्त, ये सभी निर्जीव संरचना है और ये मेटाप्लास्ट के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। अब है नेक्स्ट हमारा जो कोशिकांग है एक, वो अंतःप्रद्रव्य जालिका है, और राइबोसोम के बारे में इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। हाँ, तो जो अंतःप्रद्रव्य जालिका है, ठीक है, उसके बारे में आगे हम देखते हैं, ठीक है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, इसी को अंग्रेजी में कहते हैं और हिंदी में अंतःप्रद्रव्य जालिका। शॉर्टकट में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ER लिखा जाता है, ठीक है। कोशिका का ये कंकाल कहलाता है, क्यों? क्योंकि ये कोशिका को अंदर से सहारा प्रदान करता है, लाइक पिलर्स, ठीक है। ये महीन नालियों की एक घनी जाल जैसी संरचना होती है, ठीक है, कोशिका को आंतरिक सहारा प्रदान करती है, इसे कोशिका का कंकाल कहते हैं, ठीक है। इसका विस्तार जो है वो न्यूक्लियस से लेकर सेल मेम्ब्रेन यानी केंद्रक से लेकर कोशिका झिल्ली तक, ठीक है, केंद्रक से लेकर कोशिका झिल्ली तक होता है, ठीक है। हाँ, इसके जो खोजकर्ता है वो पोर्टर, क्लाउडे और फूलम, ये तीन साइंटिस्ट है। पोर्टर, क्लाउडे और फूलम, ये तीन साइंटिस्ट है, ठीक है। और जबकि नामाकरण के संदर्भ में हम बात करें तो पोर्टर और कॉलमैन ने मिलकर इसका नामाकरण किया है, ठीक है। हाँ, इसके बारे में कुछ फैक्ट्स को रिवाइज करते हैं कि जंतु एवं पादप कोशिकाओं में कोशिका द्रव में महीन नलियों की जालीनुमा संरचना होती है, ये, ठीक है। अंतःप्रद्रव्य जालिका के बारे में बात कर रहे हैं हम। ये अत्यंत सूक्ष्म, ठीक है, शाखित यानी ब्रांचेज होते हैं इसमें, इस तरह से शाखित ऐसे कहें तो, ठीक है, शाखित यानी इनसे ब्रांच निकले रहते हैं, ठीक है। हाँ, इस तरह की संरचना है, ठीक है। इनको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंग्रेजी में कहते हैं। ये झिल्लीदार संरचना है और ये अनियमित है, ठीक है, इरेगुलर, ठीक है, अनियमित संरचना है, कोई फिक्स्ड शेप इसका नहीं है। एर्गेस्टोप्लाज्मा भी इसको कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, एर्गेस्टोप्लाज्मा भी इसको कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद ये लिपोप्रोटीन यानी लिपिड और प्रोटीन से भी बना होता है, ठीक है। कोशिकाओं में समानांतर नलियों के रूप में ये फैली रहती है, ठीक है। कोशिका में इनका विस्तार कभी कभी केंद्रक की बाह्य झिल्ली से, पहले डिस्कस कर चुके हैं हम केंद्रक, ठीक है, ये केंद्रक है, इसकी बाह्य झिल्ली से लेकर अंतःप्रद्रव्य जालिका तक ये फैले रहते हैं, ठीक है। हाँ, और अंतःप्रद्रव्य जालिका जो है वो दो प्रकार की होती है, पहला चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका और दूसरा खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका। आइए इनको हम विस्तार से देखते हैं, दोनों को बारी बारी से, ठीक है। सबसे पहले है, देख लीजिए यहाँ आपको दिखाया गया खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका। ये खुरदरी क्यों है? क्योंकि इनकी सतह पर जो राइबोसोम उपस्थित होते हैं, राइबोसोम एक कण की तरह विद्यमान रहते हैं, यहाँ देख सकते हैं आप, ठीक है। इसलिए ये खुरदरी जैसी दिखाई पड़ती है, इसका नाम इसीलिए रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका रखा गया, ठीक है।
ये प्रोटीन परिवहन और संश्लेषण का कार्य करती हैं, जबकि चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका जो है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, इनके सतह पर राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं, ठीक है, ये चिकनी होती हैं, ठीक है। इनका कार्य वसा और कोलेस्ट्रॉल का संश्लेषण है, वसा और कोलेस्ट्रॉल का संश्लेषण है, ठीक है। और ये एक तरह से कोशिका का लीवर है। क्या है? कोशिका का लीवर। जिस तरह से हमारे शरीर में जो विषाक्त पदार्थ होते हैं उनको नष्ट करने का काम लीवर करता है, वैसे ही ये कोशिका के अंदर जो भी मतलब कि हानिकारक पदार्थ आ जाते हैं, जैसे कि कोई जहर या कोई दवा, उनको डिटॉक्सिफिकेशन करने का काम जो है वो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा किया जाता है। जैसे विष या कोई भी जहर अगर हमारे कोशिका के अंदर, शरीर के अंदर कोशिका में प्रवेश करने लगता है, तो उसको डिटॉक्स करने का काम जो है वो चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका यानी स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा किया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, हम लोग इनको रिवाइज करते हैं। अपनी विशेष संरचना के कारण अंतःप्रद्रव्य जालिका को कोशिका का कंकाल कहा जाता है, ठीक है। हाँ, इसकी खोज जो है सर्वप्रथम पोर्टर के द्वारा किया गया था। क्लाउडे तथा फूलम, ये तीनों मिलके, पोर्टर, क्लाउडे और फूलम, तीनों ने मिलके किया, जबकि इसका नामकरण पोर्टर और कलमैन ने किया था, ठीक है। पोर्टर और कलमैन ने किया। अंतःप्रद्रव्य जालिका के जो प्रमुख कार्य हैं उसको देखते हैं। तो ये झिल्ली नुमा नलिकाओं में तरल द्रव्य भरा रहता है, ठीक है। इसलिए कोशिका द्रव में पदार्थों, मुख्यतः प्रोटीन का संचार ये करती है, मुख्यतः प्रोटीन का संचार करती है और कोशिकीय परिवहन का निर्माण करती है। एक तरह से एक रूट बनाती है, जिससे मतलब कोशिका में जो आगे पढ़ेंगे हम लोग गोल्जी बॉडी के बारे में, उसके द्वारा किसी भी तरह के पदार्थों का परिवहन होता है, उसके लिए एक रूट का निर्माण करती है ये अंतःप्रद्रव्य जालिका, ठीक है। चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका जो है वसा एवं कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण में भाग लेती है। ये वसा और कोलेस्ट्रॉल के संश्लेषण में भाग लेती है, जबकि खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका जो है वो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है, ठीक है। कुछ वसा, ये चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका की बात कर रहे हैं हम लोग, ये कुछ वसा प्रोटीन के साथ मिलकर, ठीक है, कुछ कोशिका झिल्ली बनाने में भी सहायता करते हैं, ठीक है। इस प्रक्रिया को, यानी झिल्ली बनाने की प्रक्रिया को झिल्ली जीवात जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? झिल्ली जीवात जनन कहते हैं, ठीक है। अब कोशिका को यांत्रिक सहायता प्रदान करती है, पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद कोशिका विभाजन के समय ये कोशिका प्लेट एवं केंद्रक झिल्ली का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? कोशिका प्लेट और केंद्रक झिल्ली का निर्माण करते हैं, जिसके पश्चात कोशिका धीरे धीरे दो भागों में बट जाता है, ठीक है। हाँ, कशेरुकी यकृत कोशिकाओं में, यानी कशेरुकी के यकृत कोशिकाओं में जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका है, वो विष और दवा का निराविषीकरण यानी डिटॉक्सिफिकेशन करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। केंद्रक से कोशिका द्रव में आनुवांशिक पदार्थों को जाने का पथ बनाती है, बता चुके हैं, रूट बनाती है, ठीक है। कोशिका का सतही क्षेत्र काफी बढ़ जाता है इसके कारण ही, ठीक है। मतलब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या कहें अंतःप्रद्रव्य जालिका के कारण ही कोशिका का जो क्षेत्र है वो क्षेत्रफल काफी बढ़ जाता है, ठीक है। हाँ, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका जो है वो प्रोटीन संश्लेषण में मदद करते हैं, ठीक है। अंतःप्रद्रव्य जालिका उन कोशिकाओं में अधिक पाई जाती है जिनमें प्रोटीन, वसा और हार्मोन का संश्लेषण होता है, ठीक है। यानी जो कोशिकाएं प्रोटीन, वसा और हार्मोन का संश्लेषण करते हैं उनमें इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतःप्रद्रव्य जालिका की संख्या अधिक होती है, जैसे कि मनुष्य के यकृत की कोशिकाएं, ठीक है, अग्न्याशय की कोशिकाएं इत्यादि, ये सभी इनके उदाहरण हैं, ठीक है। आप ध्यान में रखेंगे, ये एग्जाम में पूछने वाला प्रश्न है, ठीक है। हाँ, अब है राइबोसोम। हमने पहले पढ़ा कि जो खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका है, इनकी सतह पर दानेदार संरचना होती है जिनको हम लोग राइबोसोम कहते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग राइबोसोम को पढ़ेंगे। ये छोटी नन्ही फैक्ट्रियां हैं, ठीक है, जो प्रोटीन का संश्लेषण करती है। ये सबसे छोटा कोशिकांग है। कैसा है? सबसे छोटा कोशिकांग है, ठीक है। हाँ, ये आरएनए और प्रोटीन से बना होता है, ठीक है। इसमें लिपिड नहीं पाया जाता है, लिपिड जो है वो नहीं पाया जाता है, ठीक है। हाँ,
और ये कहाँ पाए जाते हैं? तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतःप्रद्रव्य जालिका की सतह पर पाया जाता है, और जिनकी सतह पर पाया जाता है उनको खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका कहते हैं। लेकिन कुछ अंतःप्रद्रव्य जालिका पर ये नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। जहाँ नहीं पाए जाते उनको चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका यानी स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, ठीक है। और जहाँ पाया जाता है उनको रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, ठीक है। हाँ, और ये साइटोप्लाज्म में भी पाया जाता है, यानी कोशिका द्रव में भी पाया जाता है, अकेले या गुच्छों में, दोनों तरह से पाया जाता है, ठीक है। हाँ, आइए आगे देखते हैं हम लोग कि राइबोसोम के क्या क्या कार्य हैं। तो ये प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। क्या करते हैं? प्रोटीन का संश्लेषण, अमीनो एसिड के हेल्प से प्रोटीन का निर्माण करते हैं, ठीक है। उसके बाद पॉलीसोम, पॉलीसोम क्या होता है? यानी जो राइबोसोम गुच्छे में पाए जाते हैं, कोशिका द्रव में बिखरे रहते हैं, गुच्छों में रहते हैं, उनको पॉलीसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम, ठीक है, दोनों ही कहा जाता है। इनकी खोज जो है वो पादप कोशिका में रॉबिन्सन और ब्राउन के द्वारा किया गया था, जबकि जंतु कोशिका में जी पैलाडे के द्वारा किया गया था। इसी कारण से इनको पैलाडे कण के नाम से भी जाना जाता है, जबकि इनका नामकरण इनके द्वारा रॉबर्ट्स के द्वारा किया गया था, ठीक है। हाँ, आइए कुछ फैक्ट्स को रिवाइज करते हैं। खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका यानी रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सतह पर पाई जाने वाली दानेदार संरचना को क्या कहते हैं? राइबोसोम कहते हैं। कोई दिक्कत? चलिए, इस कुछ राइबोसोम अकेले या गुच्छों में कोशिका द्रव में बिखरे रहते हैं, पहले डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, ठीक है। ऐसे राइबोसोम जो गुच्छे में पाए जाते हैं, कहाँ? गुच्छे में, इस तरह से गुच्छे में पाए जाते हैं, और कहाँ? कोशिका द्रव में, ठीक है, कोशिका द्रव में पाए जाते हैं, ठीक है। हाँ, इनको पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम कहते हैं हम लोग, ठीक है। याद रखिएगा पॉलीसोम क्या होता है। तो ऐसे राइबोसोम जो कोशिका द्रव में गुच्छों में पाया जाता है, पॉलीराइबोसोम कहलाता है। आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि कोशिका द्रव में गुच्छों में पाए जाने वाले राइबोसोम को किस नाम से जानते हैं, ठीक है। ऑप्शंस रहेंगे तो उनमें आपको पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम को टिक करना है, ठीक है। यह झिल्ली विहीन सबसे छोटी कोशिकांग है। कैसी कोशिका है? सबसे छोटी कोशिकांग है, ठीक है। ये प्रोटीन और आरएनए से बना होता है, ठीक है। राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, पहला 70S राइबोसोम, दूसरा 80S राइबोसोम। 70S राइबोसोम जो है ये भी दो प्रकार के होते हैं, 30S राइबोसोम और 50S राइबोसोम यानी 50S राइबोसोम, ठीक है। और जो 80S राइबोसोम है ये भी दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। 80S राइबोसोम, 40S राइबोसोम और 60S राइबोसोम, ये दोनों इनकी सब यूनिट है। क्या है? सब यूनिट है, ठीक है। हाँ, अब देखिए, नो यहाँ एस राइबोसोम में आपने एस लगा हुआ देखा कि ये 70S राइबोसोम, 80S राइबोसोम, 60 है, ये क्या? एस का मतलब क्या? तो एस का मतलब है सीडरबर्ग। सीडरबर्ग क्या है? ये कोशिका के राइबोसोम को मापने की एक इकाई है, सीडरबर्ग, याद रखिएगा। यानी राइबोसोम के आकार को मापने की इकाई क्या है? सीडरबर्ग, ठीक है। राइबोसोम की खोज यानी पादप कोशिका में रॉबिन्सन और ब्राउन ने मिलकर किया था, जबकि जंतु कोशिका में जीई पैलाडे ने किया था। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट इसलिए याद रखिएगा कि एग्जाम में पूछे जाते हैं कि राइबोसोम को पैलाडे कण क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनकी खोज जीई पैलाडे के द्वारा जंतु कोशिका में की गई थी, ठीक है। हाँ, नामकरण, इसके नामकरण जो है वो रिचर्ड बी रॉबर्ट्स ने की थी। रिचर्ड बी रॉबर्ट्स, आप रॉबर्ट्स याद रख सकते हैं, ठीक है। हाँ, इतना बड़ा नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं राइबोसोम के कार्य क्या है। ये प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है। किसका काम करता है? प्रोटीन संश्लेषण का। इसके अभाव में कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण संभव ही नहीं है, ठीक है। हाँ, पचे हुए भोजन, ठीक है, का कोशिका द्वारा अवशोषण, कोशिका में अमीनो यानी पचा हुआ भोजन का जो अवशोषण है वो राइबोसोम के द्वारा ही किया जाता है, ठीक है। अमीनो एसिड को जोड़कर प्रोटीन बना देता है ये, ठीक है। और हड्डियों के निर्माण के लिए जो आवश्यक प्रोटीन है, ओसिन प्रोटीन, ठीक है, रेयरेस्ट होता है ओसिन प्रोटीन, हाँ, इसका भी निर्माण जो है वो राइबोसोम में ही होता है। कहाँ होता है? राइबोसोम में। इसे कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोटीन फैक्ट्री। याद करिए, स्लाइड में हमने दिखाया आपको नन्ही फैक्ट्रियाँ, ठीक है। हाँ, तो ये प्रोटीन की फैक्ट्री है, ठीक है। हाँ, आइए आगे देखते हैं कि अभी तक हमने जो पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा कि कोशिका के चारों तरफ जो बाहरी घेरा है वो कोशिका झिल्ली कहलाता है। ये इस तरह की संरचना जो है
ये कोशिका झिल्ली कहलाता है। ठीक है, हाँ, इसके बीच में एक केंद्रक होता है, हमने केंद्रक के बारे में पढ़ा। ठीक है, उसके बाद बीच में, यानी ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, ये कोशिका द्रव्य है। ठीक है, कोशिका द्रव्य। ठीक है, और कोशिका के बीच में जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतःप्रद्रव्य जालिका है, जिसे कोशिका का कंकाल कहते हैं। ठीक है, हाँ, और राइबोसोम, यानी कि इन पर जो छोटी छोटी दानेदार संरचनाएं हैं, ठीक है, ये राइबोसोम कहलाती है। ठीक है, अब आगे हम लोग अन्य कोशिकांगों के बारे में पढ़ेंगे। कोशिका के ये जो अंग हैं वो ठीक वैसे ही काम करते हैं जैसे शरीर के अन्य अंग, जैसे किडनी, फेफड़ा, लीवर, ये सभी उसी तरह से ये भी कोशिकाओं को जीवित रहने के लिए मदद करते हैं। अब है गोल्जी उपकरण। आइए देखते हैं गोल्जी उपकरण क्या है। ठीक है, हाँ, तो इसे गोल्जी बॉडी के नाम से भी जानते हैं या उपकरण भी हिंदी में कहते हैं। ठीक है, ये कोशिका की पैकेजिंग और परिवहन इकाई है। डिस्कस करेंगे कैसे है। ठीक है, ये मुड़े हुए छड़ के समान संरचना है, आपको देखने से लगेगा मुड़ा हुआ छड़ की तरह, इसलिए इसको यहाँ देखिए कंपैरिजन किया गया है रॉड से। ठीक है, इसकी जो खोज करता है यानी वो कैमिलो गोल्जी, कौन है, कैमिलो गोल्जी। ठीक है, इन्होंने शुरुआत में इसका नाम इंटरनल रेटिकुलम एपर्टस रखा था। ठीक है, बाद में इनको रेस्पेक्ट देने के लिए, गोल्जी साहब को रेस्पेक्ट देने के लिए इसका नाम गोल्जी बॉडी रख दिया गया, जिसको हिंदी में गोल्जी उपकरण कहते हैं। ठीक है, माइक्रोस्कोप से ये मुड़े हुए छड़ जैसा यानी सरिया की तरह दिखाई पड़ता है। ठीक है, उनके गुच्छे में दिखाई पड़ता है। तो डाल्टन और फेलिक्स, ठीक है, डाल्टन और फेलिक्स ने इस संरचना को सिस्टर्नी कहा। क्या कहा, मुड़े हुए छड़ जैसा जो है वो सिस्टर्नी। ठीक है, इसको सिस्टर्नी कहा, और इसे सिस्टर्नी का समूह भी कहा जाता है क्योंकि ये कई सारे रॉड्स की तरह मुड़े हुए दिखाई देते हैं। तो ये एक तरह से सिस्टर्नी का समूह है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं कि गोल्जी उपकरण क्या है। फैक्ट्स को रिवाइज करते हैं। इसकी खोज किसने की, कैमिलो गोल्जी ने की। ठीक है, किस कोशिका में की थी, ध्यान रखिएगा, तंत्रिका कोशिका में। ठीक है, पादप कोशिका में इसे इक्टियोसोम के नाम से जाना जाता है। इसका निर्माण लिपिड और प्रोटीन से होता है। कोशिका द्रव में ये मुड़े हुए छड़ के समान दिखाई पड़ता है। कैसा दिखाई पड़ता है, मुड़े हुए छड़ के समान। डाल्टन तथा फेलिक्स नाम के वैज्ञानिक ने पूरे गोल्जी उपकरण को 3 भागों में बांटा। कितने भागों में, 3 भागों में। और वो 3 भाग कौन कौन से हैं, सबसे पहला सिस्टर्नी, छोटे ट्यूबल्स और बड़े रसधानी। ठीक है, कैमिलो गोल्जी ने इस संरचना का नाम आंतरिक जालिकावत उपकरण रखा। ठीक है, आंतरिक जालिकावत उपकरण, अंग्रेजी में इसको इंटरनल रेटिकुलर एपर्टस कहते हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। बाद में इसका नाम गोल्जी बॉडी रखा गया। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो गोल्जी साहब हैं, कैमिलो गोल्जी, इनको रेस्पेक्ट देने के लिए इसका नाम गोल्जी उपकरण रख दिया गया। ठीक है, हाँ, गोल्जी काय की झिल्लियों का संपर्क जो है वो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतःप्रद्रव्य जालिका की झिल्लियों से रहता है। ठीक है, हाँ, अब है कि गोल्जी बॉडी के क्या कार्य हैं। ठीक है, हाँ, तो ये कोशिका के अंदर प्रोटीन, लिपिड या अन्य पदार्थों की पैकेजिंग और स्टोरेज का काम करता है। ठीक है, ये कोशिका का मुख्य स्रावी अंग है, सेक्रेटरी ऑर्गेनल्स। ठीक है, ये श्रवण का कार्य करती है। ये कोशिका के भीतर पदार्थों का परिवहन करती है, यानी ट्रैफिक कंट्रोलर ऑफ सेल इसको कहा जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, ये ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का निर्माण करता है। ये लाइसोसोम के निर्माण में भी हेल्प करता है। ठीक है, आइए इसके फैक्ट्स को एक बार रिवाइज करें। तो क्या कार्य है गोल्जी बॉडी के, ठीक है, देखते हैं हम लोग क्या कार्य है। तो अंतःप्रद्रव्य जालिका द्वारा जो भी पदार्थ संश्लेषित होते हैं उनका संचयन करना, उनका रूपांतरण यानी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज करना, उनको पैक करना या कोशिका के बाहर या कोशिका के अंदर विभिन्न क्षेत्रों में भेजना, ये सभी काम गोल्जी बॉडी के हैं। आगे देखिए, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स का, लिपिड का, प्रोटीन का, न्यूक्लिक एसिड का, इन सब का ये संचयन, रूपांतरण, पैकेजिंग या ट्रांसपोर्टेशन का काम ये करता है। ठीक है, ये कोशिका का मुख्य श्रवण अंगक, सेक्रेटरी अंग है। ठीक है, सेक्रेशन ऑर्गेनल्स कहेंगे इसको। लाइसोसोम एवं पेरोक्सीसोम के निर्माण में भी ये हेल्प करता है।
कुछ परिस्थितियों में इनमें सामान्य शक्कर यानी जो सामान्य शक्कर है, ठीक है, उससे जटिल शक्कर का निर्माण होता है, ठीक है, लेकिन ये कुछ ही परिस्थितियों में होता है, ध्यान रखिएगा। पादप कोशिका विभाजन के समय कोशिका प्लेट बनाने यानी जब सेल जो है कोई मैच्योर सेल डिवाइड हो रहा होता है तो ये सेल प्लेट का निर्माण करता है, ठीक है। फिर ये उसके जो न्यूक्लियस है वो दो पार्ट में टूटते, इस तरह से न्यूक्लियस दो पार्ट में टूटते हैं और फिर पूरा सेल ही दो पार्ट में टूट जाता है। तो उस समय सेल प्लेट के निर्माण में हेल्प करता है ये गोल्जी बॉडी, ठीक है। हाँ, उसके बाद अगला सेल ऑर्गेनल्स है लाइसोसोम। अब हम लोग लाइसोसोम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं। लाइसोसोम जो है वो सुरक्षा प्रहरी यानी कोशिका को संरक्षण प्रदान करता है, ठीक है। इसे आत्महत्या की थैली के नाम से भी जाना जाता है। ये क्यों? ये थैली नुमा संरचना है। कैसा? थैली नुमा संरचना है, हाँ, ठीक है। स्थिर होने पर यह घनाकार हो जाता है, ये इसमें बहुरूपता होता है, ठीक है। हाँ, इसकी आकृति जो है वो बदलते रहती है। शुरुआत में ये थैलीनुमा होता है, बाद में ये क्यूब जैसा क्यूबाइडल शेप का हो जाता है और ये अनिश्चित आकार का है। इसकी आकृतियां बदलते रहती है, ठीक है। हाँ, जब थैली फट जाती है तो इसके एंजाइम जो है वो पूरी कोशिका को नष्ट कर देते हैं, यानी लाइसोसोम अपनी सुरक्षा जो है वो स्वयं ही नहीं कर पाता है, लेकिन कोशिका की सुरक्षा ये करता है। आइए इसके फैक्ट्स को रिवाइज करें, ठीक है। हाँ, ये बहुत ही सूक्ष्म कोशिकांग है, ठीक है। कैसा? सूक्ष्म कोशिकांग है, लेकिन सबसे छोटा नहीं, याद रखिएगा। सबसे छोटा कोशिकांग जो है वो राइबोसोम है, ठीक है। हाँ, लेकिन ये भी छोटा है, ठीक है, राइबोसोम से बड़ा। जिसे सर्वप्रथम क्रिश्चियन डी डवे ने खोजा था। किसने? लाइसोसोम को किसने खोजा था? क्रिश्चियन डी डवे ने खोजा था। इस कार्य हेतु इनको 1974 का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। ये झिल्लीदार थैलियों जैसी संरचना है, झिल्लीदार थैलियों जैसी संरचना है, और इस थैलियों की आकृति हमेशा एक जैसी नहीं बनी रहती है, आकृतियां बदलते रहती। शुरुआत में थैली जैसा होता है, बाद में ये क्यूब जैसा और या अन्य आकार का हो जाता है, ठीक है। यह बहुरूपता को दर्शाता है, इसकी आकृति की बहुरूपता यानी अनेक आकृतियों को ये चेंज करते रहता है अपने शेप को, ठीक है। हाँ, पादप कोशिका की तुलना में ये जंतु कोशिका में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। थैली राइबोसोम जो है वो थैली के अंदर हर प्रकार के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं, यानी राइबोसोम के अंदर हर प्रकार के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं, ठीक है। इन एंजाइमों में इतनी क्षमता होती है कि ये कोशिका द्रव्य एवं इनमें उपस्थित सभी जीवित संरचनाओं को नष्ट कर देता है, पूरे के पूरे सेल को ही नष्ट कर देता है ये, ठीक है। इसलिए लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है, ठीक है। हाँ, देखिए, लाइसोसोम के 3 प्रमुख कार्य हैं, ठीक है। सुरक्षा, सफाई और कोशिका की मृत्यु समय पर, यानी ये हानिकारक बैक्टीरिया और वायरस से को कोशिका मतलब नष्ट करके कोशिका को सुरक्षा प्रदान करता है। दूसरा सफाई, यानी कोई भी सेल का ऑर्गन जो धीरे धीरे डैमेज हो गया है या इसमें से कोई टुकड़ा टूट के सेल के अंदर बिखरा हुआ है तो उसको ये अपने अंदर पचाकर कोशिका की सफाई करता है, ठीक है। उसके बाद है इसकी मृत्यु, यानी कि जो सुसाइड, यानी जब कोशिका की आयु पूरी हो जाती है तब लाइसोसोम फट जाता है और पूरा का पूरा सेल ही डैमेज हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है? पूरा का पूरा सेल खत्म, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। इसको प्रोग्राम्ड सेल डेथ के नाम से, इस घटना को प्रोग्राम्ड सेल डेथ के नाम से जानते हैं। एप्टोसिस इसका एक टर्म है, इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। हाँ, लाइसोसोम के कार्य क्या क्या है, फिर से रिवाइज करते हैं फैक्ट्स को हम लोग। सबसे पहला, टूटे फूटे भाग को पचाना, यानी उसकी कोशिका द्रव्य की सफाई करना, ठीक है। दूसरा है कि आवश्यकता के अनुरूप कोशिका को भी नष्ट करना। तीसरा, कोशिका को विषाणु, जीवाणु तथा अन्य सूक्ष्म जीवों के संक्रमण से बचाना। यही 3 लाइसोसोम के कार्य हैं, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद है स्फीरोसोम। स्फीरोसोम ये सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है, ठीक है। इसको पादप कोशिका का लाइसोसोम कहा जाता है, ठीक है। ये वसा का संश्लेषण और संग्रहण करता है, ठीक है। अगला कोशिकांग है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको कोशिकीय ऊर्जागृह कहते हैं, ठीक है। हर बच्चों की जुबान पे होता है माइटोकॉन्ड्रिया। आइए देखते हैं,
ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया यानी कोशिका का सबसे ज्यादा विकसित अंग है, ठीक है। क्या है? कोशिका का सबसे ज्यादा विकसित अंग है, ठीक है। हाँ। अब है ये कहाँ होता है? तो जंतु कोशिका का सबसे बड़ा विकसित अंग इसको कहेंगे। पादप कोशिका में जो रसधानियां हैं वो ये सबसे बड़ी होती है, या ओवरऑल कोशिका में भी सबसे बड़ी वही होती है। इसमें डबल मेम्ब्रेन यानी दोहरी झिल्ली से घिरी हुई होती है ये, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ एक गहरे ब्लू रंग का और एक हल्के ब्लू रंग का, दो झिल्लीदार संरचनाएं हैं, यानी दो झिल्ली से घिरा हुआ ये संरचना है। इसके अंदर आंतरिक झिल्ली जो है वो उंगली जैसी संरचनाएं उभार रहती है, ठीक है। ये सभी क्रिस्टी कहलाती है। क्या कहलाती है? उंगली के समान उभार जो है वो क्रिस्टी कहलाती है। और इसके अंदर जो भरा हुआ तरल पदार्थ है, ठीक है, ये क्या कहलाता है? मैट्रिक्स के नाम से जाना जाता है। ये बाहरी झिल्ली और एक आंतरिक झिल्ली है। इसकी खोज जो है वो रिचर्ड अल्टमैन ने की थी और इसका नाम बायोब्लास्ट रखा। बाद में इसका नामकरण जो है वो बेंडा ने, एक साइंटिस्ट हैं बेंडा, इन्होंने इनका नाम माइटोकॉन्ड्रिया रख दिया, ठीक है। आइए माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड फैक्ट्स को रिवाइज करें। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज रिचर्ड अल्टमैन ने की। किसने? रिचर्ड अल्टमैन ने की। इसका नाम बायोब्लास्ट रखा। बेंडा ने इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया रखा, ठीक है। इसकी आकृति जो है वो परिवर्तनशील है। जंतु कोशिका का ये सबसे बड़ा कोशिकांग है। दोहरी झिल्ली से बनी हुई संरचना है। इसके भीतर झिल्ली में अंगुली जैसा उभार दिखता है जिसको क्रिस्टी कहते हैं, बता चुके हैं पहले ही। आंतरिक झिल्ली से घिरे भाग को मैट्रिक्स कहते हैं, यानी झिल्ली के अंदर जो तरल पदार्थ होता है उसको मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। राइबोसोम, डीएनए, आरएनए, मैग्नीशियम और कैल्शियम, ठीक है। मैग्नीशियम और कैल्शियम इसके के आयंस, राइबोसोम, डीएनए, आरएनए और मैग्नीशियम और कैल्शियम के आयंस इसके अंदर विद्यमान रहते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ कई प्रकार के एंजाइम्स भी इसके अंदर पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या जो है वो पौधे की कोशिका में कम किंतु जंतु कोशिका में अधिक पाए जाते हैं, ठीक है। हाँ, कोशिकीय श्वसन और ऊर्जा का निर्माण, ये इसका कार्य है कि ये कोशिकीय श्वसन में जो है कोशिका का श्वसन जो है वो केवल माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। रेस्पिरेशन का जो वर्क है वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। जिस तरह से शरीर के, हमारे मानव शरीर के श्वसन के लिए फेफड़ा जिम्मेवार है, उसी तरह से ये, ठीक है। उसके बाद इसकी खोज जो है यानी कि ये बात पता कौन लगाया कि कोशिका का श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है? ये किंग्सबेरी ने लगाया, किंग्सबेरी ने, ठीक है, किंग्सबेरी ने, ठीक है। हाँ, उसके बाद देखिए आगे माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या है। ये कोशिकीय श्वसन की प्रक्रिया जो है यहाँ पे ही संपन्न होती है, ठीक है, तथा श्वसन के दौरान एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया में ही जमा रहता है। कहाँ जमा रहता है? माइटोकॉन्ड्रिया। एटीपी जमा रहने के कारण इसे कोशिकीय ऊर्जा गृह कहा जाता है, ठीक है। इससे सबसे पहले किंग्सबेरी या किंग्सबरी दोनों रहता है, ठीक है, देख लीजिएगा आप। हाँ, ये कोशिकीय श्वसन, ठीक है, या माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है, ये पता लगाया, ठीक है। हाँ, वारवर्क्स ने कोशिका के श्वसन के लिए, यानी कि ये किंग्सबेरी ने ये बात बताया कि कोशिका का श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, लेकिन इसके लिए जो जरूरी पदार्थ है या जरूरी एंजाइम है वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही पाया जाता है। ये बात वारवर्क्स ने बताया, ठीक है। हाँ, कोशिका जो है वो नए कोशिका के निर्माण के समय, जब कोशिका का सेल डिवीजन हो रहा होता है या नया कोशिका बन रहा होता है, उस समय एटीपी के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया में जो ऊर्जाएं संचित रहती है एटीपी के रूप में, ठीक है, एटीपी के रूप में उसका इस्तेमाल करता है, ठीक है। अब है अगला कोशिकांग लवक, ठीक है। ये केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? केवल पादप कोशिकाओं में। लवक तीन प्रकार के होते हैं। हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड इनको अंग्रेजी में कहते हैं लवक को, क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक, ल्यूकोप्लास्ट यानी अवर्णी लवक, क्रोमोप्लास्ट यानी वर्णी लवक। तीन प्रकार के लवक होते हैं। ये पादप कोशिका का सबसे बड़ा अंगक है, ठीक है, हमने डिस्कस कर लिया है कि पादप कोशिका का सबसे बड़ा अंगक लवक है, ठीक है। जंतुओं में ये नहीं पाया जाता है, जंतुओं में नहीं पाया जाता है, ठीक है।
क्लोरोप्लास्ट हरा रंग का होता है और ये प्रकाश संश्लेषण में पौधे को मदद करता है। ल्यूकोप्लास्ट जो है वो रंगहीन होता है, ये जड़ों और भूमिगत तनों में पाया जाता है। क्योंकि पौधे के जिस अंग तक सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है वहां लवक विद्यमान होते हैं। ठीक है। उसके बाद है क्रोमोप्लास्ट, रंगीन फल और फूलों को आकर्षक रंग देता है ये। आइए इन तीनों को हम बारी बारी से डिस्कस करें। पहले लवक के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सबसे बड़ा कोशिकांग है ये। ओवरऑल जितनी भी कोशिकाएं हैं पादप तथा जंतुओं को मिलाकर उनमें सबसे बड़ा कोशिकांग जो है वो लवक ही है। ठीक है, क्या है? लवक। ठीक है। लवक या प्लास्टिड सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में नहीं। ये कोशिका द्रव में चारों ओर बिखरे रहते हैं। आकार में मुख्यतः अंडाकार, गोलाकार या तस्तरी नुमा, मेनली ऐसा होता है। लेकिन ये अलग अलग आकार का भी होता है, जैसे स्टार के शेप का, तारानुमा, फीतानुमा यानी रिबन की तरह, कुंडलीनुमा यानी स्प्रिंग जैसा। ठीक है। लवकों में पाए जाने वाले वर्णकों के आधार पर लवक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहले ही डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। हरित लवक, वर्णी लवक, अवर्णी लवक, यानी उनमें जो रंग पाए जाते हैं उनके आधार पर इनको क्लासिफाई किया गया है। इन तीनों को बारी बारी से देखते हैं हम लोग। सबसे पहला है क्लोरोप्लास्ट। तो ये दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ संरचना है। कैसा? दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ। प्रकाश संश्लेषण यहीं पर होता है, इसलिए प्रकाश संश्लेषण का केंद्र कहा जाता है। ठीक है। हाँ, ये दोहरी झिल्ली से संरचना है। ठीक है। आइए इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स को देखते हैं, बेहतर समझ पाएंगे हम लोग। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण कोशिकीय संरचना है। ठीक है। इसी में मौजूद वर्णकों के चलते प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न होती है और इस वर्णक को ही क्लोरोफिल कहते हैं। यानी क्लोरोफिल जो है फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए इम्पोर्टेंट, वो कहाँ पाया जाता है? तो वो क्लोरोप्लास्ट में ही पाया जाता है। ठीक है। मुख्यतः हरी पत्तियों के मेसोफिल कोशिकाओं में पाया जाता है। किसमें? हरी पत्तियों के मेसोफिल कोशिकाओं में पाया जाता है। सभी पादप कोशिकाओं में इसकी संरचना समान नहीं होती है, यानी अलग अलग पादपों में इनकी संरचनाएं जो है वो अलग अलग होती है। ठीक है। हाँ, एक कोशिका में 1 से लेकर 80 तक जो है वो हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट पाया जा सकता है। और इसकी व्यास यानी अगर ये राउंड शेप का है तो इसका जो डायामीटर है वो 4 से लेकर 10 माइक्रोमीटर तक होगा और मोटाई जो है वो 3 से 4 माइक्रोमीटर तक होगा। दोहरी चिकनी झिल्ली से घिरी संरचना है ये, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जो पारगम में होती है। याद रखिए कोशिका झिल्ली के बारे में हमने डिस्कस किया था कि अर्ध पारगम में होती है। ठीक है, अर्ध पारगम में होती है, जबकि ये इसकी जो झिल्ली है वो पारगम में होती है। कैसी होती है? पारगम में होती है। दोहरी झिल्ली से घिरे तरल युक्त गुहा को स्ट्रोमा कहते हैं। स्ट्रोमा के महीन झिल्लीदार संरचना को स्ट्रोमा लैमली कहते हैं। आइए देखते हैं। दोहरी झिल्ली से घिरी हुई जो संरचना है यानी कि ओवरऑल ये इसके अंदर जो संरचना है इन सबको हम लोग स्ट्रोमा कहेंगे और इसमें ये जो पार्ट है इनको हम लोग स्ट्रोमा लैमली कहेंगे। ठीक है, स्ट्रोमा लैमली कहेंगे। ठीक है। स्ट्रोमा लैमली के बीच में एक चपटी वृत्ताकार जैसी एक समूह में व्यवस्थित रहते हैं, जिसे थैलकोइड कहते हैं। क्या इसको थैलकोइड कहेंगे? तो ये जो आप देख रहे हैं, सॉरी, ये वृत्ताकार संरचना, ये इसको थैलकोइड कहेंगे। ठीक है। और थैलकोइड्स के यूनिट्स इनको ग्राना कहते हैं। ठीक है। हाँ, आइए देखते हैं। दोहरी चिकनी झिल्ली से घिरी हुई संरचना पारगम्य झिल्ली होती है, डिस्कस कर चुके हैं। स्ट्रोमा लैमली भी डिस्कस कर चुके हैं। हाँ, यहाँ देख रहे थे हम। थैलकोइड जो है वो प्रोटीन एवं लिपिड से बना होता है और थैलकोइड के समूह को ग्राना कहते हैं। क्या कहते हैं? थैलकोइड के समूह को ग्राना कहते हैं। देखिए यहाँ आप देख रहे होंगे क्वाइंस की तरह एक एक, ये सभी क्या है? थैलकोइड्स है। क्या है? थैलकोइड्स है। जबकि इसके ओवरऑल जो है इनको ग्राना या ग्रैनम कहते हैं। ग्राना या ग्रैनम कहते हैं। ठीक है। हाँ। अब है कि थैलकोइड नामक थैली में ही क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, उसी थैली में क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल अणुओं के समूह को क्वांटासोम कहते हैं, यानी क्लोरोफिल के जितने भी अणु हैं अगर ये ग्रुप में हो तो इनको क्वांटासोम कहेंगे हम लोग। हरित लवक यानी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का ये केंद्र होता है।
सिर्फ प्रकाश संश्लेषी पौधे में ही ये पाया जाता है, यानी ऐसे पौधे या ऐसे पादप जिनमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होती है, ठीक है, उनमें ये नहीं पाया जाता। उदाहरण के तौर पे आप मशरूम को ले सकते हैं, ठीक है, या कवक, ठीक है। प्रत्येक क्लोरोप्लास्ट में ग्राना की संख्या जो है वो 40 से 60 तक होती है। ग्राना को जोड़ने वाली संरचना को स्ट्रोमा लैमेली कहते हैं, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। और क्लोरोफिल का हेड यानी जो शीर्ष भाग होता है उसमें मैग्नीशियम पाया जाता है, ठीक है। अगला जो है वो ल्यूकोप्लास्ट है और क्रोमोप्लास्ट। तो ल्यूकोप्लास्ट यानी पौधे का वो भाग जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाया है, जैसे कि जड़ या भूमिगत तना जो है, ठीक है, वो वहां पे ल्यूकोप्लास्ट यानी कि अवर्णी लवक पाया जाता है, ठीक है। हाँ, उसके बाद क्रोमोप्लास्ट है, ये फल और फूलों को आकर्षक रंग प्रदान करते हैं। आइए इनसे रिलेटेड फैक्ट्स को एक बार देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्रोमोप्लास्ट को पढ़ते हैं, वर्णी लवक। ये एक तरह से रंगीन संरचना होती है। कैसी रंगीन संरचना होती है? मुख्यतः फूलों और फलों में पाया जाता है, याद रखिएगा मुख्यतः। कभी कभी ये तना में भी पाया जाता है, ठीक है, या पत्तियों में भी पाया जाता है। आप देखेंगे कि सजावटी पत्तियों में जो लाल पीले हरे रंगों के चितकबरे धब्बे होते हैं वो इन्हीं के कारण होते हैं, ठीक है। इसके कारण ही फल फूल को आकर्षक रंग प्रदान होता है। ये प्रायः लाल, ठीक है, प्रायः लाल, नारंगी और पीले रंग के होते हैं। मेनली अन्य रंग के भी हो सकते हैं, ठीक है। ये कीटों को आकर्षित करते हैं और ये कीटें ही परागण क्रिया के लिए जिम्मेवार होती है, ठीक है। सभी रंगों के लिए उत्तरदायी जो वर्णी लवक है वो वसा में घुलनशील होते हैं, ठीक है। हरित लवक जो है वो वर्णी लवक के रूप में परिवर्तित हो सकता है और वर्णी लवक भी हरित लवक के रूप में परिवर्तित हो सकता है। याद रखिए कि तीनों ही प्रकार के जो लवक है वो आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, परिवर्तित हो सकते हैं, ठीक है। हाँ, कुछ महत्वपूर्ण वर्णी लवक हैं, ठीक है, उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला है गाजर का नारंगी रंग। ये कैरोटीन नाम के वर्णी लवक के कारण इसका रंग नारंगी होता है। जबकि हल्दी का जो पीला रंग है वो जैंथोफिल नाम के लवक के कारण होता है। पपीते का पीला रंग जो है वो कैरिका जैंथीन नाम के वर्णी लवक के कारण होता है। टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण होता है। सेब का लाल रंग एंथोसाइनिन के कारण होता है और चुकंदर का लाल रंग बेटानिन के कारण होता है। लगभग हर परीक्षाओं में इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इनको आप याद रखेंगे। आइए आगे देखते हैं हम लोग। अब है अवर्णी लवक यानी कि ल्यूकोप्लास्ट। तो पौधे का वो भाग जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता, जैसे जड़ या भूमिगत तना यानी आलू, अदरक, ठीक है, इन सब में ल्यूकोप्लास्ट पाए जाते हैं, ठीक है। ये मुख्यतः रंगहीन होते हैं। कैसे होते हैं? रंगहीन, यानी इनमें कोई वर्ण नहीं पाया जाता है, ठीक है। डिस्कस कर चुके हैं कि पौधे के उन भाग में जहां सूर्य का प्रकाश से वंचित रह जाते हैं ये पाए जाते हैं, जैसे कि जड़, भूमिगत तना इत्यादि। आलू और प्याज इनके उदाहरण हैं, ठीक है। ये लवक जो है वो विभिन्न प्रकार के पोषक पदार्थों का संग्रहण भी करते हैं, यानी आवर्णी लवक जो है वो विभिन्न प्रकार के पोषक पदार्थों का संग्रहण भी करता है, ठीक है। जैसे कि एमाइलोप्लास्ट नाम का जो लवक आवर्णी लवक है वो स्टार्च और मंड का संग्रह करने वाला होता है, जबकि प्रोटीनोप्लास्ट और एल्यूरोप्लास्ट जो है वो प्रोटीन का संग्रह करते हैं बीजों में, ठीक है। उसके बाद है एल्यूरोप्लास्ट, ये बीजों में वसा का संग्रह करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। अब है सेंट्रोसोम यानी तारककाय। ये केवल जंतु कोशिकाओं में पाए जाने वाली कोशिकांग है और ये केवल जंतु कोशिका में ही पाए जाते हैं। पादपों में ये अनुपस्थित रहते हैं, ठीक है। इसकी आकृति बेलनाकार होती है। इसके भीतर 2 सेंट्रियोल होते हैं। क्या होते हैं? 2 सेंट्रियोल। ये जब कोई सेल, मैच्योर सेल डिवाइड हो रहा होता है, ठीक है, डिवाइड हो रहा होता है तो उसमें ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और पादप कोशिका में इसका अभाव होता है, ठीक है। आइए इसके फैक्ट्स को रिवाइज करते हैं। तारककाय यानी सेंट्रोसोम, ठीक है, बेलनाकार संरचना है, केवल जंतु कोशिका में पाई जाती है, पादप कोशिका में नहीं पाई जाती है।
ठीक है। सेंट्रोसोम के अंदर 2 कण जैसी संरचना पाई जाती है जिसको सेंट्रियोल कहते हैं। इसका नामकरण टी बोवेरी के द्वारा किया गया था। ठीक है। जंतु कोशिका के कोशिका विभाजन में ये हेल्प करता है। ठीक है। उसके बाद ये कोशिका में फ्लैजिला और सीलिया के बनने में भाग लेता है। ठीक है। जो कोशिका का प्रचलन अंगक है, पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और ये कोशिका झिल्ली के द्वारा भी निर्मित होता है। ठीक है। आगे देखते हैं। तो चूंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए इसको हम यहीं रोकते हैं और आगे का जो कुछ और कोशिकांग है उसको डिस्कस करेंगे हम अगले वीडियो में। और वहाँ हम लोग कोशिका विभाजन और कोशिका में विभिन्न पदार्थों का परिवहन, परासरण और विसरण प्रक्रिया पर भी चर्चा करेंगे। ठीक है। लगभग वो लास्ट वीडियो होगा इस चैप्टर का। ठीक है। और उसके बाद एक वीडियो या एक सेशन हम इन चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यूज के लिए रखेंगे जो विगत वर्षों के सभी परीक्षाओं में पूछे गए हैं या जिन्हें आगे परीक्षाओं में पूछे जा सकने की संभावनाएं हैं। याद रखिए, हम एग्जाम के में पूछे गए प्रश्नों के आधार पर क्वेश्चंस के ट्रेंड को एनालिसिस करके ही क्वेश्चंस को लाएंगे। ठीक है। ताकि जो अध्ययन है वो सुगम हो सके, बेवजह की चीज़ों को पढ़ने में अपना समय बर्बाद न करें। ठीक है। ऐसी ही चीज़ों को हम पढ़ें जिनसे एग्जाम को डिकोड कर सकें। ठीक है। आप हमारे इस सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है। और अलग अलग सोशल मीडिया पे भी हम उपलब्ध हैं। अगर आप इस वीडियो लेक्चर की पीडीएफ चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। थैंक यू ऑल, appreciate your attention and interest.